The liquid fuel again consists of two liquids which are kept in separate tanks. लिक्विड फ्यूल में जो होते हैं, जो तरल ईंधन होता है, उसमें फिर दो लिक्विड्स होते हैं जो अलग अलग टैंक्स में रखे जाते हैं एंड मिक्स्ड ओनली एट द टाइम ऑफ बर्निंग, जिनको जब वो जलती है ईंधन उसके टाइम पे उन दोनों को मिला दिया जाता है। मिक्स्ड ओनली एट द टाइम ऑफ बर्निंग। फिर आता है सेंटेंस अगला, यूजुअली वन ऑफ द लिक्विड इज ऑक्सीजन। इसमें से एक लिक्विड जो होता है वो ऑक्सीजन होता है सामान्यतः। द अदर लिक्विड बर्न्स वेरी फास्ट व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन। मैंने अभी बताया था कि जब उस ईंधन को जलाते हैं तो उन दोनों का एक साथ मिलाना जरूरी होता है। तो जो दूसरा ईंधन है, जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है बहुत फास्ट करके जलता है। तो अदर लिक्विड बर्न्स वेरी फास्ट व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है। The liquid fuel is controlled through valves by sending radio signals. जो रेडियो तरंगे होती हैं उन्हें भेजकर लिक्विड फ्यूल को वॉल्व के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। The rocket after reaching in space separates from the satellite. जैसे ही रॉकेट स्पेस में पहुंचता है, separates from satellite, वो सैटेलाइट से अलग हो जाता है। It is from this moment, इस मोमेंट से the satellite moves round the earth individually as there is no air friction to slow it down. जो उपग्रह है वो अर्थ के चारों ओर अकेला चक्कर लगाने लगता है क्योंकि कोई हवा का कोई घर्षण नहीं होता, एयर का कोई घर्षण नहीं होता उसे स्लो डाउन करने के लिए, उसे धीमा करने के लिए। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूजुअली यूजफुल इन मैनी वेज। बहुत तरीके से ये अप्राकृतिक उपग्रह जो मानव द्वारा प्रक्षेपित किए जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं, बहुत तरीके से यूजफुल होते हैं। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेस। उनसे स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। वेदर, मौसम के बारे में। शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ की शेप के बारे में हमें उससे इंफॉर्मेशन मिलती है कि अर्थ कैसी है, कहाँ पे क्या हो रहा है। There are also man carrying satellites in which men travel to space and come back. कुछ सैटेलाइट्स ऐसे भी हैं जो मैन कैरिंग है, तो मतलब इंसान को लेके जाते हैं और स्पेस में ट्रैवल करते हैं और फिर वापस आते हैं। These man carrying satellites are designed specially to provide environment suitable to man. ये जो मैन कैरिंग सैटेलाइट्स होते हैं ये स्पेशली डिजाइन करे गए हैं आदमी को सुटेबल एनवायरनमेंट, सुटेबल माहौल, वातावरण प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It is also protected by special heat shields to protect it from harmful rays in space. इसको स्पेशल हीट शील्ड्स होती हैं, खास तरह की उष्मा कवच होती हैं जो इसको बचाती हैं हार्मफुल रेज। हार्मफुल रेज का मतलब होता है कि खतरनाक किरणों से स्पेस में, अंतरिक्ष में। इसमें कुछ स्पेशल तरह की हीट शील्ड्स भी लगी होती हैं, उष्मा कवच, जो इसको हार्मफुल मतलब हानिकारक किरणों से बचाती हैं अंतरिक्ष में। These man-carrying satellites are brought back to Earth, but ordinary satellites do not return to the Earth. ये जो मैन कैरिंग सैटेलाइट्स होती हैं वो तो अर्थ में वापस आती हैं। ये तो बेसिक सिंपल थ्योरी है कि उनको तो वापस आना ही है बिकॉज दे आर कैरिंग मैन। बट जो ऑर्डिनरी सैटेलाइट्स होती हैं, साधारण जो उपग्रह होते हैं जो वैसे भेजे जाते हैं, जैसे वेदर के लिए भेज दिया, तो ये जीपीएस के लिए भेजा है या फिर शेप ऑफ द अर्थ को पता करने के लिए भेजा है, तो वो वाले जो ऑर्डिनरी साधारण जो उपग्रह होते हैं वो वापस नहीं आते जमीन पे। बट ये जो मैन कैरिंग होते हैं जो इंसान को लेके जाते हैं, इनको तो वापस आने होता है, वापस आते हैं। दे कीप ऑन ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ और दे बर्न और पेरिश। जो ऑर्डिनरी साधारण जो उपग्रह होते हैं जो बाकी दूसरे कामों के लिए भेजे जाते हैं, जो आदमी को कैरी नहीं कर रहे होते, तो उनका क्या होता है, या तो वो अर्थ के चारों ओर रेगुलरली चक्कर लगाते रहेंगे या फिर जल जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। ये इसकी पूरी समरी है। सिंपल ये थोड़ा सा स्पेस के बारे में आपने पढ़ा, बेसिक समरी। यहाँ पे पैराग्राफ
वाइज ट्रांसलेशन दी गई है। अच्छा, ये पूरे पूरे चैप्टर्स के मैंने, आप लोगों को बुक मिली? सर ट्राई किया था बट उन्होंने बोला है कि वो मार्केट में देखेंगे, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो सब कोई बात नहीं। किसने बोला? सर श्रेया मौर्य। मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप कौन बोल रहे हैं, मैंने बोला कि किसने बोला कि हम देखेंगे मिलती है या नहीं। सर शॉप वाले ने बोला है। शॉप वाले ने बोला। आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से या ऑनलाइन ट्राई कर सकते हैं, वहां से चांसेस से मिल जाएगी आपको बुक। बाकी थ्योरी है आपके इस सब्जेक्ट में, पूरे में कहानी की तरह पढ़ना है, आपको रटना पड़ेगा। बेसिक जो इंग्लिश है वो मैं आपको पढ़ाई दूंगा, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि स्पेशली कुछ ग्रामर है कुछ ऐसा जो आपको सीखना है। इसमें सब कुछ याद करने जैसे सिस्टम है, लर्न करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आएगा। और मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसके पूरे पूरे बुक से पीडीएफ की फोटो लेके और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं पूरा पूरा दे रहा हूँ आपको। तो आपको बुक की ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। यस सर। ओके। अब ये पैराग्राफ वाइज ट्रांसलेशन दी है, टेक्सलेशन की जो ट्रांसलेशन दिया है इसमें अलग अलग पैराग्राफ दिए हैं। तो आप मुझे लगता है पढ़ लेंगे सारे लोग। हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, या इसको भी करके बताऊँ मैं? नो सर। ठीक है, क्योंकि फिर क्वेश्चन रह जाएंगे आपके अगर मैं इसको बताऊंगा। ये वही सेम है जो मैंने अभी पढ़ाया है, तो थोड़ा ये एक्सटेंडेड वर्जन दिया है, अलग अलग एक एक पैराग्राफ को, एक लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। ये आप पढ़ सकते हैं, सिंपल है, नीचे ही दी है, उसमें कुछ वर्ड्स हैं वो आप याद कर लीजिएगा। जैसे इसमें इस बारे में दिया सेटेलाइट और कक्षा हॉरिजॉन्टल सब रूप से, ऐसा वर्टिकल होता है तो ऊर्ध्वाधर रूप से, ऑटोमेटिकली सेपरेटेड अलग कर देना, नियरली लगभग। तो ये सारे आप इसके जो वर्ड्स हैं नीचे वाले याद कर लें, क्योंकि आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आने की ज्यादा चांसेस है। का मीनिंग बताओ और ये मैच करो, एंटोनिम सिनोनिम, इस टाइप के क्वेश्चन आने की ज्यादा चांसेस है। ये पीपल आर गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? यस यस सर। सर। ओके। अब हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सैटेलाइट्स डज द अर्थ हैव? पृथ्वी की कितने उपग्रह हैं? डिस्क्राइब मून एज ए सैटेलाइट, या चंद्रमा को एक सैटेलाइट के रूप में वर्णन कीजिए। चंद्रमा एक उपग्रह के रूप में। ये वही वो वाला जो अभी हमने पढ़ा था कि अर्थ का सिर्फ एक सैटेलाइट है, बाकी तो हमने जितने भी सैटेलाइट्स जो है मैनमेड है, आर्टिफिशियल है, लॉन्च किए हैं, वही वाली यहाँ पे थ्योरी मिलेगी। और वो मैं अभी आपको पढ़ के बता देता हूँ। द अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, पृथ्वी का सिर्फ एक उपग्रह है। द मून इज द ओनली सैटेलाइट दैट गोज अराउंड द अर्थ, वो चंद्रमा है जो इकलौता सैटेलाइट है दैट गोज अराउंड द अर्थ, जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इट इज ए नेचुरल सैटेलाइट, ये एक प्राकृतिक उपग्रह है। It has been going around the earth since millions of years, ये करोड़ों सालों से, लाखों करोड़ों सालों से पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। Today many man-made satellites have been invented, आज बहुत इंसान द्वारा बनाए गए बहुत सारे सैटेलाइट्स, those are basically artificial satellites। तो वो वाले सैटेलाइट्स अभी मैन-मेड जो हैं वो बनाए गए, इन्वेंट किए गए, जिनकी खोज की गई। एंड दे गो राउंड द अर्थ लाइक, वो भी चांद के जैसे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। But these artificial satellites are much smaller in size than the moon। बट ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, मून का तो साइज बहुत ही बड़ा है, इट इज वन थर्ड ऑफ द अर्थ। बट जो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं ये बहुत छोटे होते हैं, और इनकी कुछ स्पेशल स्पेशल जो चीज़ें होती हैं, स्पेशल स्पेशल काम होता है उनको करने के लिए लॉन्च किया जाता है। जैसे वेदर के लिए किया गया है, अभी इंडिया ने जीपीएस के लिए किया है, अब खुद के जीपीएस के लिए। तो ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये इसके कंपैरिजन में, जो नेचुरल सैटेलाइट है आपका मून, दैट इज बेसिकली मून, तो उसके कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं। ये था आपका सिंपल पहला क्वेश्चन। ठीक है। अब यस नेचुरल सर। सैटेलाइट और मैनमेड सर सैटेलाइट में क्या डिफरेंस है? हाँ, हेलो, तो किसी का क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है?
No, sir. ओके, अभी अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए नेचुरल सैटेलाइट एंड अ मैन मेड सैटेलाइट। मैन मेड मतलब आदमी के द्वारा बनाया हुआ, आर्टिफिशियल या प्राकृतिक, और नेचुरल सैटेलाइट जो प्राकृतिक सैटेलाइट है। अर्थ का तो एक ही प्राकृतिक सैटेलाइट है, दैट इज मून। अब हेवनली बॉडी, हेवनली बॉडी का मतलब होता है अंतरिक्षीय पिंड। जो अंतरिक्षीय पिंड होते हैं वो दैट गोज अराउंड द प्लेनेट इज कॉल्ड अ नेचुरल सैटेलाइट। जो अंतरिक्षीय पिंड होते हैं वो अगर किसी प्लेनेट का, किसी ग्रह का चक्कर लगाते हैं, इज कॉल्ड अ नेचुरल सैटेलाइट। उनको प्राकृतिक उपग्रह कहेंगे ऐसी सिचुएशन में, अगर वो हेवनली बॉडी है। हेवनली बॉडी मींस अंतरिक्षीय पिंड। फॉर एग्जांपल, मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑन अर्थ। मून इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है अर्थ का। Satellites launched in the space by human beings are called artificial or man-made satellites. जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं ह्यूमन बींग्स द्वारा, इंसानों द्वारा, आर कॉल्ड आर्टिफिशियल, उन्हें प्राकृतिक या मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। आगे समझ में सिंपल है। अभी ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। अब ये ऐसे तो एज सच नहीं आएगा, क्योंकि अभी थ्योरी तो नहीं आने वाली आपके पेपर में, बट एक्सप्लेनेशन नहीं देना आपको किसी भी क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं जिनमें आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़े, बट हाँ इससे रिलेटेड, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कोई टर्म आ सकता है पेपर में, कि ऑब्जेक्टिव में आ गया कोई टर्म, हाउ इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं, उनमें से कोई भी बेसिक बेसिक टर्म उठा के भी पूछ सकता है पेपर में, तो उसको आप याद कर लेना, ठीक है। Okay, sir. How is an artificial satellite made to go around the earth without falling? अब ये दिया है कि एक जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, अप्राकृतिक उपग्रह या कृत्रिम उपग्रह, वो कैसे चक्कर लगाता है बिना गिरे। पृथ्वी का चक्कर कैसे लगाता है, जैसे मून है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधा हुआ है अर्थ के और अपने खुद के, तो वो अपनी क्लास है उसकी, एक ऑर्बिट है, उसमें चक्कर लगा रहा है क्योंकि उसमें ग्रेविटेशन फोर्स लगा हुआ है। अब ये कैसे करते हैं, ये गिरते क्यों नहीं है, तो उसमें दिया है, उस क्वेश्चन का आंसर दिया, ऑल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स नॉट फॉल टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पीड एंड द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। बहुत तेज जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, प्राकृतिक उपग्रह हैं, डू नॉट फॉल, नहीं गिरते हैं, ऑन द टू द ग्राउंड, पृथ्वी पर, जमीन पर, बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पीड, इसकी बहुत तेज स्पीड के कारण, बहुत तेज चाल के कारण, एंड द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, और गुरुत्वाकर्षण का जो खिंचाव होता है पृथ्वी का, गुरुत्वाकर्षण बल, उसकी वजह से। These two forces, अब दो फोर्सेज हो गई, एक तो उसकी हाई स्पीड, दूसरा अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल। These two forces prevented from returning to the earth. ये दो दो फोर्सेज होते हैं, दो बल होते हैं, इसको रोकते हैं अर्थ पर, पृथ्वी पर वापस आने से। एंड एट दैट हाइट देयर इज नथिंग टू स्टॉप इट, और उस हाइट पे, वहां पे जिस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, वहां पे कुछ वैसे होता नहीं है इसको रोकने के लिए। अब दो तो इसकी सपोर्टिंग चीजें मिल गई, एक तो इसकी हाई स्पीड, दूसरा ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण बल है अर्थ का, और वहां उस ऑर्बिट में कुछ रोकने के लिए इसको होता नहीं है। Thus an artificial satellite is settled in safe range. तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक सेफ रेंज में सेटल हो जाता है, एंड इट गोज अराउंड द अर्थ लाइक मून। तो जैसे चांद जो है चक्कर लगाता है पृथ्वी के, वैसे ही ये भी चक्कर लगाने लगते हैं सेफ। आ गया समझ में? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बोलो। आ गया सर। हाउ इज सैटेलाइट लॉन्च्ड, एक सैटेलाइट कैसे लॉन्च किया जाता है। ये मल्टीपल टाइम्स आया, 1994, 2008 है। तो एक सैटेलाइट को कैसे लॉन्च किया जाता है, ये सारी थ्योरी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। एक सैटेलाइट कैन ओनली बी लॉन्च इन स्पेस बाय द रॉकेट। एक सैटेलाइट को स्पेस में एक रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जा सकता है, सिर्फ एक रॉकेट के द्वारा। इट कैन नॉट बी डन बाय अदर मींस, ये दूसरे तरीकों से नहीं किया जा सकता। ए सैटेलाइट कैन नॉट बी लॉन्च फ्रॉम एन एरोप्लेन, एज एन एरोप्लेन मस्ट स्टे विद इन द एटमॉस्फेयर। अब एक सैटेलाइट को एरोप्लेन से लॉन्च नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो एरोप्लेन है उसको एटमॉस्फेयर या वातावरण जो है पृथ्वी का, उसके अंदर ही रहना पड़ेगा, ये बाहर नहीं जा सकता, स्पेस में नहीं जा सकता।
क्या नहीं जा सकता, एरोप्लेन नहीं जा सकता। तो इसलिए इनको सिर्फ रॉकेट्स के द्वारा लॉन्च किया जाता है, एरोप्लेन के द्वारा लॉन्च या किसी भी अदर मीन से, किसी भी दूसरे तरीके से लॉन्च नहीं किया जा सकता। दिस इज बिकॉज द इंजन ऑफ एन एरोप्लेन नीड्स ऑक्सीजन टू बर्न इट्स फ्यूल। क्योंकि इसका रीजन है कि एरोप्लेन को ऑक्सीजन की जरूरत होती है इसके फ्यूल को बर्न करने के लिए। अब ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में ही है, स्पेस में तो ऑक्सीजन नहीं है, तो अगर उसको बाहर भेज देंगे तो वो काम नहीं करेगा एरोप्लेन। तो ये स्पेस में नहीं जा सकता, इसको एटमॉस्फेयर में, वातावरण में ही रहना पड़ेगा, पृथ्वी के वातावरण में। सैटेलाइट कैन नॉट बी लॉन्च्ड बाय ए ग्रेट गन आल्सो। कोई ऐसी गन नहीं है जिसके द्वारा उसको लॉन्च कर दिया जाए, तो बहुत बड़ी ऐसी गन है उसके द्वारा भी इसको लॉन्च नहीं करा जा सकता। दिस इज बिकॉज इफ इट इज डन, सैटेलाइट विल ट्रैवल विद ग्रेट स्पीड थ्रू द लोअर एयर एंड मे हीटर। क्योंकि इसका रीजन है कि जो सैटेलाइट है अगर किसी ऐसी चीज से प्रोपेलर, जो ऐसा कोई ग्रेट गन या ऐसी कुछ चीज हो जिससे बहुत स्पीड से लॉन्च कर दिया जाए इसको, तो उसमें चांसेस क्या है कि ये जो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत तेजी से ट्रैवल करेगा, और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से ये बर्न अप कर जाएगा, जल जाएगा ड्यू टू लोअर एयर। थ्रू द लोअर एयर में हीट अप एंड बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन। तो एयर फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होगा वातावरण में, उसके साथ जब वो इतनी स्पीड से जाएगा तो वो रास्ते में ही जल जाएगा। ठीक है। बट अ रॉकेट टेक्स द सैटेलाइट स्लोली। लेकिन एक रॉकेट जो है सैटेलाइट को वो धीमे लेके जाता है थ्रू द लोअर एयर टू द स्पेस। लोअर एयर, स्पेस के लोअर एयर से और फिर स्पेस में विदाउट फ्रिक्शन, बिना घर्षण के लेके चला जाता है। द रॉकेट फ्यूल्स हैव देयर ऑन ऑक्सीजन। रॉकेट फ्यूल्स जो होते हैं उनकी खुद की ऑक्सीजन होती है। मैंने बताया था उसमें दो तरह के लिक्विड्स होते हैं, वन इज ऑक्सीजन एंड देयर इज अदर वन। तो वो कांटेक्ट में आते हैं, देन इट स्टार्ट बर्निंग एज फ्यूल। तब वो फ्यूल की तरह बर्न होना शुरू होते हैं। तो रॉकेट फ्यूल्स में खुद की ऑक्सीजन होती है, वो हमने पहले पढ़ लिया था। तो इसीलिए रॉकेट्स जो हैं उसको लेके जा सकते हैं, एरोप्लेन्स नहीं जा सकते क्योंकि उनमें खुद की ऑक्सीजन नहीं होती। तो दे बर्न विदाउट एयर। तो जब अगर एयर नहीं होगी तो वो जल जाएंगे। ठीक ठीक है। तो मतलब दे बर्न विदाउट एयर, मतलब जलते हैं, ऑक्सीजन की उनको बाहर से जरूरत नहीं पड़ती, उनका खुद का फ्यूल जो है उसमें ऑक्सीजन होती है। तो वो जो ईंधन है वो बिना बाहर से ऑक्सीजन लिए जलता है। दैट इज व्हाई रॉकेट्स आर द ओनली मींस टू कैरी अ सैटेलाइट। तो सिर्फ रॉकेट ही इकलौता तरीका है सैटेलाइट को लेके जाने का, उपग्रह को लेके जाने का। हिंदी में दिया है, हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड्स दिए होते हैं जो थोड़ी सी ज्यादा देवनागरी लिपि में लिखे होते हैं, एक्सट्रीम हिंदी में लिखे होते हैं। तो मैंने आपको ये बेसिक जो हिंदी है वो समझा दी है, तो इससे आप इसको समझ सकते हैं। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, या एग्जैक्ट हिंदी में ही पढ़ेंगे एग्जैक्ट जो उसमें दिया है तो। थोड़ा सा। ओके। एक रॉकेट आगे कैसे बढ़ता है, ये सिंपल क्वेश्चन है, आया नहीं है, इसको आप खुद देख सकते हैं। अभी मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊँ, अभी मेरे को वर्ड एक्सरसाइज भी करानी है और टाइम कम बचा हुआ है। अब ये सातवां क्वेश्चन देख लें आप। सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट्स जो होते हैं, मतलब फ्यूल्स जो होते हैं, सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स, उनमें क्या, उसमें कैसे डिफरेंस करेंगे आप। तो जो रॉकेट फ्यूल्स होते हैं और प्रोपेलेंट्स दो तरह के होते हैं, सॉलिड और लिक्विड। जो लिक्विड में होते हैं उसमें दो तरह के लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड में भी दो तरह के लिक्विड्स होते हैं जो सेपरेट टैंक्स में रखे होते हैं, मिक्स्ड ओनली एट द टाइम ऑफ बर्निंग। जब जलाना होता है उसी टाइम पे उनको मिक्स किया जाता है। उनमें से एक लिक्विड जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, वो उसको ठंडा रखा जाता है, इतना ठंडा दैट इट रिमेन्स नीदर लाइक अ लिक्विड और नॉट लाइक गैस। मतलब ना तो वो बिल्कुल ही लिक्विड फॉर्म में होता है, ना ही वो गैसियस फॉर्म में होता है, इतना ठंडा उसको कर दिया जाता है। द अदर लिक्विड इज अ फ्यूल दैट बर्न्स वेरी फास्ट। दूसरा जो लिक्विड है वो कोई ऐसा फ्यूल होगा जो ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से जलता है। ये 8 क्वेश्चन है, हाउ इज लिक्विड फ्यूल मोर एडवांटेजियस देन सॉलिड फ्यूल। इसको आप पढ़ लेंगे, इसमें कोई, ये तो रिपीट भी नहीं हुआ है, तो सिंपल एक क्वेश्चन है। और अगर ये क्वेश्चन मैं आपको कराने लगूँ कि इसमें हिंदी भी दिया, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, तो आपका पूरा सिलेबस नहीं हो पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये वाला कर लेते हैं। हाउ डज सैटेलाइट सेपरेट। अगर किसी को वो वाले क्वेश्चन भी कराने हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं करा दूंगा, आप इसमें बोल दीजिए रुक के। ठीक है।
ठीक है, आवाज आ ओके रही? सर। बताओ मेरे को। ओके सर। ओके, हाउ डज सैटेलाइट सेपरेट फ्रॉम द रॉकेट? एक सैटेलाइट को रॉकेट से कैसे अलग करते हैं, या एक सैटेलाइट रॉकेट से कैसे अलग होता है? The rocket travels until it reaches the height where the satellites need to be launched. जो रॉकेट है उस हाइट तक ट्रैवल करता है स्पेस में जहाँ पे सैटेलाइट को लॉन्च करने की जरूरत होती है। Then it turns till it travels horizontally. तब ये मुड़ जाता है, ये हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करने लगे, तब कि क्षितिज पे ट्रैवल करने लगे। जैसे क्षितिज है, ये जमीन है, ये क्षितिज है, हॉरिजॉन्टल है, तो इस पे ट्रैवल, इसकी ऐसी पोजीशन में आ जाता है कि हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करने लगे, ऐसा टर्न कर देता है। At this point, the satellite is automatically separated from the nose of the rocket. जो रॉकेट का आगे का हिस्सा होता है उससे ऑटोमेटिकली अलग हो जाता है सैटेलाइट, ठीक है। Then the satellite moves around the earth with the same speed with which it was launched and it faced no air friction. तो जो सैटेलाइट्स है अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है विद सेम स्पीड, उसी सेम रफ्तार से विद व्हिच इट वाज लॉन्च्ड, इस रफ्तार से उसको उस रॉकेट ने लॉन्च किया है, उसी रफ्तार से वो रेगुलर चक्कर लगाने लगता है, उसकी रफ्तार कम नहीं होती बिकॉज वहां पे कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि स्पेस में कोई एयर नहीं है, ठीक है। वायु घर्षण ये आ गया। What special features do man carrying satellites have? जो मानव के जो मानव को ले जाने वाले जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो इंसान को लेके जाते हैं, एक तो इंसान द्वारा निर्मित होते हैं, उसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक जो खाली जाते हैं और दूसरे जो जो ऑर्डिनरी सैटेलाइट्स होते हैं, साधारण सैटेलाइट्स, दूसरे जो जो मैन को कैरी करते हैं, जो इंसान को लेके जाते हैं, उसकी क्या स्पेशलिटीज होती है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो जो मैन कैरिंग सैटेलाइट्स होते हैं, वो जो मैन को लेके जाते हैं, दे आर बेसिकली कॉल्ड मैन कैरिंग सैटेलाइट्स। अ मैन कैरिंग सैटेलाइट इज प्रोवाइडेड विद स्पेशल, उसमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती हैं, फीचर्स होते हैं। इट हैज द सेम क्लाइमेट इनसाइड अ मैन, इनसाइड एज मैन लिव्स इन बिलो ऑन अर्थ। उसमें ऐसा एनवायरनमेंट होता है, अंदर ऐसा क्लाइमेट क्रिएट करा जाता है आर्टिफिशियली, जैसा अर्थ पे जहाँ इंसान रहते हैं वहां पे रहता है। एनफ ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड टू ब्रीथ, खूब सारी ऑक्सीजन प्रोवाइड करी जाती है सांस लेने के लिए। द टेम्परेचर इनसाइड इज नाइदर टू हाई नॉट टू लो। जो उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है उस सैटेलाइट के अंदर, वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता और बहुत ज़्यादा लो या कम भी नहीं होता, ठीक है। इट इज कवर्ड विद सील टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल रेज इन स्पेस। इसको बाहर जो कि जो इसका आवरण है, कवर है, उसको एक सील से प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि हानिकारक किरणें जो होती हैं स्पेस में वो इसको हार्म ना करें, नुकसान ना पहुंचाएं। देयर इज एनफ फूड इन सैटेलाइट, उसमें बहुत सारा काफी भोजन होता है। कम्युनिकेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड विद पीपल बिलो ऑन अर्थ विद द डिवाइसेस इन सच टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। और जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, वो एस्टैब्लिश किया जा सकता है लोगों के साथ जो अर्थ पे बैठे हैं, ऐसी डिवाइसेस होती है उसमें अवेलेबल, ऐसे सैटेलाइट्स में, ओके। अब ये दूसरा क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन आया है, हाउ डज अ मैन कैरिंग सैटेलाइट रिटर्न सेफली टू अर्थ? एक मैन कैरिंग सैटेलाइट वापस कैसे आता है अर्थ पे सुरक्षित? ऑर्डिनरी सैटेलाइट्स नॉट रिटर्न टू अर्थ, और जो साधारण सैटेलाइट्स होते हैं जो नॉर्मल कामों के लिए लॉन्च किए जाते हैं, दे बेसिकली डू नॉट रिटर्न टू अर्थ, वो नहीं आते हैं अर्थ पे वापस। दे कीप ऑन गोइंग राउंड द अर्थ। तो बहुत शोर हो रहा है पीछे। जो ऑर्डिनरी सैटेलाइट्स होते हैं, साधारण सैटेलाइट्स होते हैं, वो वापस नहीं आते हैं अर्थ पे। दे कीप ऑन गोइंग राउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट, बट अ मैन कैरिंग सैटेलाइट डज रिटर्न सेफली टू द अर्थ। वो जो है, जो ऑर्डिनरी सैटेलाइट्स होते हैं, वो अर्थ के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, बट अ मैन कैरिंग सैटेलाइट डज रिटर्न सेफली टू अर्थ, वो सेफली सुरक्षित वापस आता है पृथ्वी पे। इट इज ब्रोट डाउन बाय मींस ऑफ ए स्पेशली डिजाइन रॉकेट। इसको एक स्पेशल तरह का, खास तरह का रॉकेट डिजाइन किया जाता है, उसकी मदद से इसको वापस लाया जाता है स्लोली थ्रू द एटमॉस्फेयर।
धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में वापस इसको लाया जाता है, सो दैट जो एयर का फ्रिक्शन हो वो कम हो। जैसे जाते टाइम एयर का फ्रिक्शन कम होना जरूरी था, ऐसे ही आते टाइम भी एयर का फ्रिक्शन मतलब वायु का घर्षण कम होना जरूरी है। तो ऐसे स्पेशल सैटेलाइट्स डिजाइन करे जाते हैं जिनकी हेल्प से इसको आराम से एटमॉस्फेयर के अंदर लाया जाता है, तो सैटेलाइट जलती नहीं है। हीट शील्ड इज प्रोवाइडेड फॉर फर्दर सेफ्टी, इनकी इसके लिए उसकी फर्दर सेफ्टी के लिए, आगे की सेफ्टी के लिए इसमें एक बाहर जो हीट शील्ड होती है उष्मा से बचाने का आवरण वो भी लगाया जाता है, बाहर कवर लगाया जाता है। मोreover towards its final fall it is further slowed down with the help of special parachute। और जब ये बिल्कुल एंड में नीचे पहुंचने वाला होता है अर्थ पे वापस, तो एक पैराशूट लॉन्च करके इसको और ज्यादा स्लो कर दिया जाता है, पैराशूट की हेल्प से इसको नीचे उतारा जाता है। ओके, ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन से। नेक्स्ट जो अभी मैं दूसरा लिंक भेजने वाला हूँ आप लोगों को व्हाट्सएप पे, उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे तो वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन से आगे का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों को ये खत्म करना है। ठीक है। Why does a rocket travel faster in space than in air? एक रॉकेट जो है अंतरिक्ष में वायु के मुकाबले ज्यादा तेजी से क्यों यात्रा करता है? तो इन स्पेस a rocket travels comparatively faster as it faces no friction, no air friction। रॉकेट जो है अंतरिक्ष में नॉर्मल वातावरण से या वायुवीय वातावरण से ज्यादा तेज ट्रेवल करता है वहां पे स्पेस में, क्योंकि वहां पे कोई वायु का घर्षण नहीं होता है, वायु में घर्षण होता है बेसिकली। तो अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में रहेगा तो वहां पे वायु का घर्षण होगा, वहां पे इतनी तेज ट्रेवल नहीं कर पाता है रॉकेट, इतना तेज जब वो स्पेस में एंटर कर जाता है वहां पे करता है, क्योंकि वहां पे कोई एयर नहीं है। बट इन एयर देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन व्हिच स्लोज इट फिक्स स्पीड। बट वायु में बहुत सारा घर्षण होता है जो इसकी स्पीड को कम कर देता है, इसकी गति को कम कर देता है, इसकी चाल को कम कर देता है। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये वाला कॉम्प्रिहेंशन पार्ट दिया है। ये इसमें कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है कि ये जो पैराग्राफ दिया है इसके बेसिस पे नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए, तो वो आपको भरने हैं। तो जैसे आप इसको पढ़ेंगे तो आप सिंपली, इसमें कोई ऐसा कुछ टफ नहीं है, कोई भी सेंटेंस जो आप इसको भर नहीं सकते हैं। तो जैसे मैं पहला क्वेश्चन करके बता देता हूँ आपको। मोर नॉलेज ऑफ एटमॉस्फेयर कैन बी गैदर्ड बाय लॉन्चिंग सैटेलाइट्स। इसमें ऊपर जब पढ़ेंगे इसको आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आएगा यहाँ पे। लॉन्चिंग क्या, सैटेलाइट्स थ्रू द अपर पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो वातावरण की ज्यादा नॉलेज गैदर सर कर सकते हैं बाय लॉन्चिंग। क्या सर बाय, माइक ऑफ करा दीजिए। ओके मैं कर देता हूँ। अभी मेरी आवाज आ रही है ना खाली? यस सर। ठीक है। मोर नॉलेज ऑफ एटमॉस्फेयर कैन बी गैदर्ड बाय लॉन्चिंग, वातावरण के बारे में ज्यादा जानकारी या ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करा जा सकता है बाय लॉन्चिंग, लॉन्चिंग व्हाट, लॉन्चिंग सैटेलाइट्स थ्रू द अपर पार्ट्स ऑफ द सरफेस। जो अपर पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, वातावरण के ऊपरी हिस्से में अगर सैटेलाइट लॉन्च कर दिए जाएं तो उससे वातावरण के बारे में ज्यादा नॉलेज इकट्ठी करी जा सकती है। तो क्या लॉन्च कर दिए जाएं? सैटेलाइट्स। ये जो पैराग्राफ दिया है उसमें सब कुछ दिया है ये, तो ये यहाँ से आप पढ़ेंगे और ये आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस करने की चीज है जो आपको प्रैक्टिस करनी है, ये पैराग्राफ पढ़ना है और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। बी, एनर्जी ऑफ सनलाइट इज टर्न्ड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो सौर ऊर्जा है उसकी जो सूर्य की जो ऊर्जा है वो टर्न कर जाती है, किसमें चेंज कर जाती है? इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत में, बाय द सोलर सेल्स। सोलर सेल्स मतलब जो सौर सेल्स होते हैं, जो सोलर सेल्स होते हैं जो उस पर लगे रहते हैं सैटेलाइट पे। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो सौर ऊर्जा होती है, सूर्य की ऊर्जा, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है किसके द्वारा? सोलर सेल्स के द्वारा, जो सोलर सेल्स सैटेलाइट पे लगे होते हैं। ठीक है। क्या बोल रहे?
फिर आ गया अगला डी पॉइंट, सी पॉइंट। डी में दिया है वेदर सैटेलाइट्स कैन फोरकास्ट रेन। वेदर सैटेलाइट्स मौसम के जो उपग्रह होते हैं वो फोरकास्ट रेन, रेन के बारे में, वर्षा के बारे में पहले ही बता सकते हैं, ठीक है, फोरकास्ट कर सकते हैं रेन। फिर डी दिया है, डी में दिया है जो शेप ऑफ अर्थ कैन बी एग्जामिन्ड विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। तो यहाँ पे आएगा शेप ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी की शेप, मतलब उसकी जो शेप कैसी है पृथ्वी की, आकार, तो वो उसका अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है, कैन बी एग्जामिन्ड, कैसे जांच करी जा सकती है, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट की हेल्प से, सैटेलाइट्स की उपग्रहों की मदद से। ऐसे ही ई वाला दिया है रेडियो सिग्नल